हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा आपके सीए फाउंडेशन में एक बुक है बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ और उसके साथ आपकी इकोनॉमिक्स। 100 मार्क्स का ये बुक है जिसमें 60 मार्क्स की इकोनॉमिक्स है और 40 मार्क्स का आपका बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज है। इट्स माई प्रॉमिस टू यू, इफ यू गो थ्रू द पॉइंट्स, जो भी मैं आपको बताऊंगा तो इट्स माई प्रॉमिस कि आप कम से कम 30 से 35 नंबर के क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। इट्स माय प्रॉमिस, इट्स माय चैलेंज टू यू कि अगर मेरे बताए हुए तरीके से और जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं अगर आप वो ध्यान रखते हो तो 30 से 35 मार्क्स के क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। और ये बहुत ही स्कोरिंग है। आपको पता है कि इकोनॉमिक्स में कंफ्यूजन हो सकते हैं, बट अगर आपने बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज वाले टॉपिक को अच्छे से पढ़ा तो आपके इजीली मार्क्स आएंगे। अब ये बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज जो बुक है इसमें टोटल आपके नंबर ऑफ चैप्टर जो हैं वो है 6। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर जो हैं वो है आपके लिए 6। हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा आज, वो है बीसीके का इंट्रोडक्शन, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दिस वन, व्हाट इज बीसीके, क्या चीज है बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज क्या है? अब देखो बेटा, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे पहली टर्म हमारे लिए है बिजनेस, दूसरी है कमर्शियल, तीसरी है नॉलेज। बिजनेस आपने सबसे पढ़ा है कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। कमर्शियल मतलब वो सारी एक्टिविटी, ठीक है, जो आप लोग पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, बिजनेस रिलेटेड, सर्विस रिलेटेड, वो आपके लिए क्या है, कमर्शियल। और बिजनेस कमर्शियल नॉलेज का मतलब है कि बिजनेस और कॉमर्स में आने वाली टर्म्स का आपको क्या होना चाहिए, पूरा नॉलेज होना चाहिए। अब यहां समझना कि बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज जो है ये टॉपिक आपको किसके बारे में बताएगा बेटा, बिजनेस एंड कॉमर्स से रिलेटेड टर्म्स के बारे में इस पूरे यूनिट में आपको बताया गया है। अब यहां पे समझना कि ह्यूमन बीइंग जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करता है वो एक्टिविटी दो तरह की होती है। एक आपके लिए होती है बेटा इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक आपके लिए होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये आपको सबको पता है, आपने 11th में भी पढ़ा है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो है जो आप लोग किसके लिए करते हो, मनी अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी है बेटा, वो एक्टिविटीज जो किसी चैरिटी वगैरह के लिए की जाती है, वो आपके लिए किस में आती है बेटा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में। इज इट क्लियर? अब समझना, इकोनॉमिक एक्टिविटी कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं किसके रूप में बेटा, 3 तरीके से। किस किस रूप में, बिजनेस के रूप में, प्रोफेशन के रूप में और एम्प्लॉयमेंट के रूप में। ये आपको पता है बिजनेस क्या होता है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें प्रोडक्शन वगैरह शामिल है। प्रोफेशन क्या होता है, स्पेशलाइज्ड नेचर ऑफ सर्विस। और एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, व्हेन यू वर्क फॉर अदर। बिजनेस पहला मीनिंग अपन ने बात किया। दूसरी अगर बात करें क्वालिफिकेशन की, तो बिजनेस के लिए कोई भी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है, प्रोफेशन के लिए मस्ट है। जब तक आपके पास प्रोफेशनल डिग्री नहीं होगी, आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं होगा, आप उस प्रोफेशन को अंडरटेक नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल लें, आप चार्टेड अकाउंटेंट के कितने भी कोर्सेज कर लो, पूरा आपने क्लियर कर लिया फाइनल, बट जब तक आपको इंस्टीट्यूट से सीओपी नहीं मिलेगी, व्हाट इज सीओपी, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, आप वर्क एज ए सीए नहीं कर सकते हो। एम्प्लॉयमेंट के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ एम्प्लॉयर। जितना एम्प्लॉयर चाहता है उतनी आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा अगर अपन बात करें कैपिटल के रूप में, तो बिजनेस में आपको क्या लगानी पड़ती है, बहुत सारी कैपिटल लगानी पड़ेगी। प्रोफेशन में थोड़ी बहुत और एम्प्लॉयमेंट में बिल्कुल भी नहीं। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें 4th पॉइंट, रिस्क के रूप में, तो बिजनेस में रिस्क क्या होती है, ज़्यादा, क्योंकि कैपिटल ज़्यादा लगी है। एम्प्लॉयमेंट में क्या, प्रोफेशन में थोड़ी बहुत, एम्प्लॉयमेंट में बिल्कुल भी नहीं। इसी तरह से एक टॉपिक और आता है बेटा, ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट मतलब कि क्या आप अपना बिजनेस किसी और को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हाँ, तो बेसिकली हम लोग कर सकते हैं, मगर प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके से एक पॉइंट आता है एथिकल गाइडलाइंस, रूल्स एंड रेगुलेशन। तो बिजनेस में तो कौन डिसाइड करेगा, बिजनेसमैन। प्रोफेशन में कौन डिसाइड करेगा,
जो प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं, जैसे आप सीए कर रहे हो तो आपको आईसीएआई की गाइडलाइंस माननी पड़ेगी, और एम्प्लॉयमेंट में एज पर द एम्प्लॉयर। तो ये फर्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का आपको समझना है कि भैया ह्यूमन एक्टिविटी कितनी तरह की होगी बेटा, दो तरह की, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक कितनी तरह की है बेटा, यहाँ पे तीन तरह की। कौन कौन सी है बेटा, बिजनेस है, प्रोफेशन है, एम्प्लॉयमेंट है। इसका डिफरेंस मैं ज़्यादा डेप्थ में यहाँ पे नहीं जा रहा हूँ, कारण आप सब जो है 11th में इसके बारे में पढ़ चुके हैं, और जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से है आप अपनी बुक में, जो फाउंडेशन की बुक है उसमें आप टेबल दे रखी है कंपैरेटिवली बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। जो मेजर पॉइंट है वो मैं आपको बता चुका हूँ। फिर इसमें हमारे लिए आता है बेटा कि जो हम लोग बात करते हैं बिजनेस की, उस बिजनेस को हम लोग अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे डिवाइड कर सकते हैं, तो इट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, इट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ साइज, इट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ नेशनलिटी, डिफरेंट बेसिस आर देयर। अगर हम लोग बात करें ऑनरशिप के बेस पे, तो ऑनरशिप के बेस पे जब हम लोग बात करते हैं तो एक हमारे लिए होता है प्राइवेट बिजनेस, एक होता है हमारे लिए पब्लिक बिजनेस। मेनली दो तरह के बिजनेस हैं, प्राइवेट और पब्लिक। और प्राइवेट में जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस है वो आपने पढ़ी है, 5 तरह की होती है। कौन कौन सी, एक होती है हमारे लिए सोल प्रोप्राइटरशिप, एक होती है बेटा HUF, ठीक है। थर्ड हमारे लिए होती है पार्टनरशिप, एक हमारे लिए होती है बेटा कंपनी। अब एक चीज़ यहाँ समझना, जो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं उन्होंने 11th में यहाँ पढ़ा था कि 5th फॉर्म ऑफ जो ऑनरशिप है वो होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी। बट कोऑपरेटिव सोसाइटी यहाँ पे नहीं है। कोऑपरेटिव सोसाइटी की जगह जो 5th फॉर्म है वो है आपके लिए LLP। ये LLP क्या है, तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अब इस चैप्टर में फिर आपको इनके बारे में डिटेल में गिवन है कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है, HUF क्या है, पार्टनरशिप क्या है, कंपनी क्या है और LLP क्या है। इज इट क्लियर? ये आपको गिवन है इस चैप्टर में। उसके अलावा यहाँ पे समझना बेटा कि जो फॉर्म्स ऑफ ऑनरशिप आपको गिवन है, उसके अलावा यहाँ पे आपको गिवन है कि भैया BC के जो है, ठीक है, उसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दे रखी है। वास्ट है, ठीक है, एवर इन्वॉल्विंग और एक्सपांडिंग है, ठीक है, और साथ में लार्ज। ये है हमारे लिए इसके फीचर्स, किसके कैरेक्टरिस्टिक्स, किसके बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज की। अब इस चैप्टर में हम लोग ज़्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाकर डायरेक्ट मैं आपको स्लाइड्स के थ्रू समझाऊंगा कि आपको इस चैप्टर के कौन से पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। तो पहला पॉइंट इस चैप्टर का जो क्वेश्चन बनता है वो आपके लिए है क्या बेटा, ह्यूमन एंगेज देमसेल्फ ऑल्टरनेटिवली बिटवीन वर्क एंड लाइफ। यहां समझना, कोई भी जना ह्यूमन बीइंग जो है वो दो के बीच में अपनी लाइफ को बैलेंस करके चलता है। एक तो है उसके लिए क्या बेटा, वर्क, और दूसरी क्या है, लाइफ, जीना और काम करना। तो ह्यूमन एंगेज देमसेल्फ ऑल्टरनेटिवली बिटवीन वर्क एंड लाइफ, ठीक है। और समझना, वी वर्क टू अर्न, वी वर्क टू अर्न। हम लोग क्यों काम करते हैं, पैसा कमाने के लिए। और हम क्या करते हैं बेटा, हम उस अर्न की हुई चीज़ों को क्या करेंगे, एक्सपेंसेस के रूप में खर्च करेंगे। किसके रूप में खर्च करेंगे बेटा, फॉर सब्सिस्टेंस ऑफ अस एंड आवर फैमिली। वापस समझना, एक ह्यूमन बीइंग जो है वो क्या कर रहा है बेटा, वर्क और लाइफ के बीच में बैलेंस मेंटेन कर रहा है। हम लोग क्यों काम करते हैं, कमाने के लिए, और हम लोग उस कमाई को क्या करते हैं, स्पेंड करते हैं। किसके लिए, सस्टेंस ऑफ द सेल्फ एंड द फैमिली, ठीक है। सेकेंड पॉइंट जिससे क्वेश्चन बनता है, इन टूडेज वर्ल्ड बोथ अर्निंग ऑफ इनकम as well as its spending increasingly become dependent on business and commerce। आज की तारीख में ह्यूमन बीइंग जो भी कमाई करता है, जो भी इनकम अर्न कर रहा है या जो भी एक्सपेंसेस कर रहा है, वो या तो बिजनेस से होंगे या कॉमर्स पे होंगे। आपकी कमाई भी बिजनेस से होगी और आपकी स्पेंडिंग जो है वो भी बिजनेस या कॉमर्स पे होगी। तो इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा, डायरेक्टली कि इन टुडेज वर्ल्ड बोथ अर्निंग एंड इनकम किस पे डिपेंडेंट है,
बिजनेस और कॉमर्स पे। थर्ड पॉइंट, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी डिफाइन द टर्म डोमेन। अब इस चैप्टर का स्टार्टिंग ही क्या है, बीसीके, डोमेन। डोमेन का मीनिंग क्या है बेटा, स्पेसिफाइड स्पेयर ऑफ नॉलेज। पर्टिकुलर फील्ड की जो नॉलेज है उसको अपन क्या कहेंगे, डोमेन कहेंगे। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, हाउ द वर्ड डोमेन इज डिफाइंड। तो डोमेन का मतलब क्या है बेटा, स्पेसिफाइड स्पेयर ऑफ नॉलेज। द स्पेयर ऑफ नॉलेज अबाउट बिजनेस एंड कॉमर्स इज वास्ट, इलेक्ट्रिक एंड एवर इन्वॉल्विंग इन एक्सपांडिंग। मैंने बताया था कि बीसीके के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या, वास्ट बहुत बड़ा है, इलेक्ट्रिक चेंजेस आते हैं, और एवर इन्वॉल्विंग एंड एक्सपांडिंग है। फोर्थ पॉइंट आपको ध्यान रखना है जो इसके फीचर्स हैं। पहला देखो क्या दे रखा है, बीसीके इज वास्ट, ठीक है, द यूनिवर्स ऑफ बिजनेस इज वास्ट। Take for example, the range of business activity include manufacturing, trading and service। ये क्वेश्चन क्या है बेटा, बीसीके वास्ट क्यों है, क्योंकि बीसीके में हम सारी बिजनेस एक्टिविटी को इंक्लूड कर रहे हैं, और वो बिजनेस एक्टिविटी चाहे किससे रिलेटेड हो, मैन्युफैक्चरिंग से, ट्रेडिंग से या सर्विस से। बीसीके वास्ट क्यों है, क्योंकि बिजनेस वास्ट है। बिजनेस क्यों वास्ट है, क्योंकि बिजनेस में अपन मैन्युफैक्चरिंग को भी इंक्लूड कर रहे हैं, ट्रेडिंग को भी इंक्लूड कर रहे हैं और सर्विस को भी। फिफ्थ पॉइंट, द ऑनलाइन रिटेलिंग प्रोवाइड 24/7 कन्वीनियंस। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच टाइप ऑफ बिजनेस प्रोवाइड 24/7 कन्वीनियंस, तो दैट इज ऑनलाइन रिटेलिंग। उसके बाद देखो बीसीके इज इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी, यानी कि बहुत सारे अलग अलग फील्ड के वर्ड से मिलकर बनी है। देखो बीसीके इज इलेक्ट्रिक मीन्स इट डिराइव फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन्स। जैसे क्या आ गया इसमें, मार्केटिंग है, अकाउंटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशन, ह्यूमन बिहेवियर, लॉ, इकोनॉमिक्स एंड एथिक्स। तो बीसीके वास्ट क्यों है, क्योंकि इसमें बिजनेस की टर्मिनोलॉजी बड़ी है। क्यों, क्योंकि बिजनेस में अपन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विसेज सब इंक्लूड कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक का मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी, कि ये अलग अलग फील्ड से वर्ड्स बेस्ड है। उसके बाद थर्ड, बीसीके एवर इन्वॉल्विंग और एक्सपांडिंग है। कारण अपन क्या बात करते हैं कि बिजनेस क्या होता है बेटा, डायनेमिक होता है। बिजनेस डायनेमिक होता है मतलब क्या होता है कि बिजनेस में चेंज आ रहे हैं, बिजनेस करने का तरीका चेंज हो रहा है, नए नए तरीके के बिजनेस आ रहे हैं। तो जैसे हम लोग बात करें, आज से 20 साल पहले कोई ऑनलाइन बिजनेस के बारे में नहीं जानता था। अब जैसे ही ऑनलाइन बिजनेस ऐड हुआ तो आपको ई पेमेंट, ठीक है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये नई नई टर्म समझ में आने लगी। ये भी कहीं ना कहीं किसका पार्ट है, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज का। तो इसीलिए अपन क्या कहते हैं कि बीसीके क्या है, एवर इन्वॉल्विंग एंड एक्सपांडिंग, ठीक है। अब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सर हम लोग तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई कर रहे हैं, हम ये टॉपिक क्यों पढ़ें। तो देखो बेटा, इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन, चार्टर्ड अकाउंटेंट आर कस्टोडियन ऑफ नेशंस रिसोर्सेज। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि भैया किस प्रोफेशन को कहा जाएगा कस्टोडियन ऑफ नेशन रिसोर्सेज। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट आर द कस्टोडियन ऑफ नेशन रिसोर्सेज। चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है उनको कहा जाता है कस्टोडियन ऑफ नेशन रिसोर्सेज। वाई, क्यों, बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर putting in place a credible system of truthful and fair accounting and reporting of society's resources, their deployment and utilization। 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला, who is custodian of nations resources? Chartered accountant। Why they are custodian? Because they are responsible for putting a credible system of truthful and fair accounting and reporting, ठीक है। उसके बाद अब ये तो पढ़ा कि कस्टोडियन कौन है, सीए। अब सीए को बीसीके की नॉलेज क्यों होनी चाहिए, क्यों, तो सीए क्या करेगा बेटा, अकाउंट्स प्रिपेयर करेगा या ऑडिट करेगा, किसकी करेगा, किसी ना किसी बिजनेस की। तो अगर उसको उस बिजनेस में काम में आने वाली टर्मिनोलॉजी के बारे में नॉलेज नहीं होगी तो वो कभी भी अपने काम को प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएगा। देखो 9th पॉइंट यही कह रहा है, The chartered accountant shall be able to conduct the audit diligently only when they understand the terms of business whose account they are preparing. Is it clear?
नेक्स्ट, इससे रिलेटेड भी 2 क्वेश्चन बनते हैं बेटा। एक पर्सन था, उसने कहा था भैया कि अगर आपको कोई चीज़ सीखनी है, अपन कहते हैं भाई कि भैया नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड का है, उसको बिजनेस के बारे में नॉलेज ही नहीं है, तो वो टर्म्स को कैसे समझेगा। तो एक पर्सन हुए थे जिनका नाम है रूडयार्ड किपलिंग। रूडयार्ड किपलिंग सेज दैट आई हैव 6 ऑनेस्ट सर्वेंट। व्हाट आर दैट? व्हाट एंड व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर एंड हु। ये 6 क्वेश्चन आप अपने आप से पूछिए अगर आपको किसी भी चीज को सीखना है तो। क्या? व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर एंड हु। अगर आपने ये 6 क्वेश्चन अपने आप से पूछे तो आपको बहुत चीजें सीख सकते हो। एक्सर्टेड फ्रॉम एलिफेंट चाइल्ड। 2 क्वेश्चन क्या बनते हैं? पहला, रूडयार्ड किपलिंग, इन्होंने क्या कहा था? ऑल मैन हैव 6 ऑनेस्ट सर्वेंट्स। ठीक है, तो किसने कहा था कि हर के पास 6 ऑनेस्ट सर्वेंट्स है? रूडयार्ड किपलिंग ने। दूसरा क्वेश्चन, कौन से हैं वो सर्वेंट? व्हाट एंड व्हाई, व्हेन एंड हु, वेयर एंड हु। ठीक है, और ये रूडयार्ड किपलिंग ने कहाँ कहा था? तो इन्होंने एक बुक लिखी थी, एलिफेंट्स चाइल्ड। व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट बुक? एलिफेंट्स चाइल्ड। उसमें इन्होंने ऐसा कहा था। ठीक है, 11th पॉइंट, वी वर्क टू अर्न ए लिविंग। ऑल दोज एक्टिविटी दैट वी डू टू अर्न इज एन इकोनॉमिक, और बाकी सारी क्या है? नॉन इकोनॉमिक। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है बेटा? तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किसके लिए होती है बेटा? देखो क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर डिस्टिंग्विशेबल द प्रेजेंस ऑफ लाइवलीहुड मोटिव। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मेन मोटिव क्या होता है? लाइवलीहुड अर्न करना। जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? कंसर्न फॉर फेलो बीइंग। ठीक है, अफेक्शन एंड लव फॉर फैमिली, यहाँ स्पेलिंग एरर है, ये अफेक्शन वर्ड है। अफेक्शन एंड लव फॉर फैमिली, पैशन अबाउट सम हॉबी और कॉजेज। क्या टॉपिक है बेटा? ह्यूमन बीइंग 2 तरह के काम में इन्वॉल्व होता है, या तो होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी के पीछे सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट मेन होता है, वो होता है टू अर्न द लाइवलीहुड। जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। वो क्या है बेटा? कंसर्न फॉर फेलो बीइंग, लव एंड अफेक्शन, लाइक आवर मदर इज कुकिंग फूड फॉर अस, दैट इज ड्यू टू लव एंड अफेक्शन। ठीक है, पैशन अबाउट सम हॉबी और कॉजेज। ठीक है, क्वेश्चन क्या बनता है? तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का मेन मोटिव क्या है? लाइवलीहुड अर्न करना। जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के मोटिव क्या है? कंसर्न फॉर फेलो बीइंग, लव एंड अफेक्शन, पैशन अबाउट सम हॉबी और कॉज। नेक्स्ट, यूजुअली economic activities are said to be rationality. What do I get in return? और self interest। ये क्वेश्चन आता ही आता है, आप अपने मॉड्यूल में क्वेश्चंस में पढ़ोगे तो पढ़ोगे, क्वेश्चन है ये, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर गाइडेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट। और सेल्फ इंटरेस्ट मतलब मैं ये जो काम कर रहा हूँ इसमें मेरे लिए क्या है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज किसके द्वारा गाइड होती है बेटा? सेल्फ इंटरेस्ट के द्वारा। और किस लिए की जाती है? टू अर्न द लाइवलीहुड। जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर गाइडेड बाय इमोशनल, सेंटिमेंटल रीजंस और एल्ट्रुइज्म। ये 3rd वर्ड से भी क्वेश्चन बनता है। एल्ट्रुइज्म का मीनिंग क्या है? सेल्फलेस कंसर्न फॉर वेलफेयर ऑफ अदर्स। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फलेस कंसर्न फॉर वेलफेयर ऑफ अदर्स? दैट इज एल्ट्रुइज्म। व्हाट इज एल्ट्रुइज्म? सेल्फलेस कंसर्न फॉर वेलफेयर ऑफ अदर्स। समझना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर गाइडेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट। ठीक है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर गाइडेड बाय, किससे गाइड हो रही है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी? 3 पॉइंट क्या क्या है बेटा? इमोशनल या सेंटिमेंटल रीजन, इमोशनल हो गया, सेंटिमेंटल हो गया, या एल्ट्रुइज्म हो गया। एल्ट्रुइज्म मतलब क्या है? सेल्फलेस कंसर्न फॉर वेलफेयर ऑफ अदर्स। ठीक है बेटा, आगे पॉइंट, इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट एवरी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑल्सो हैव इकोनॉमिक डायमेंशन। हर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी इकोनॉमिक डायमेंशन है। वो इकोनॉमिक क्यों है? क्योंकि इसमें भी बिजनेस से रिलेटेड, इकोनॉमिक से रिलेटेड फैक्टर्स काम आ रहे हैं। क्या है? टाइम, मनी और मटेरियल। क्या है? एक डॉक्टर है, अपने क्लिनिक में ट्रीटमेंट दे रहा है, पैसा चार्ज कर रहा है, इकोनॉमिक है। वही डॉक्टर अपने क्लिनिक में हर वेडनेसडे को फ्री में इलाज कर रहा है, वो टाइम भी दे रहा है
उसके इक्विपमेंट यानी मनी भी खर्च हो रही है, मगर वहां पे वेडनेसडे को जो वो काम कर रहा है वो कौन सा काम है बेटा? इकोनॉमिक है क्या? नहीं, वो क्या है? नॉन इकोनॉमिक है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का भी इकोनॉमिक डायमेंशन है, क्योंकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी आपको टाइम देना पड़ेगा, मनी देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज की आपको ध्यान रखना है, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर इनकम जनरेटिंग। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर इनकम जनरेटिंग। इकोनॉमिक एक्टिविटी, आप कोई भी काम कर रहे हो तो वो किस लिए कर रहे हो? टू अर्न द इनकम। अब इसमें आगे अपन पढ़ेंगे बेटा, इनकम जो है, नेक्स्ट 16 पॉइंट देखो बेटा, इनकम जो आपको मिल रही है, 2 क्वेश्चन समझना। एक आपके लिए दे रखी है अर्न इनकम, ठीक है, क्या दे रखी है? अर्न इनकम। और एक आपको दे रखी है बेटा प्रॉपर्टी इनकम। क्या दे रखी है बेटा? प्रॉपर्टी इनकम। अर्न इनकम, प्रॉपर्टी इनकम। क्या समझना बेटा, जब आप मेहनत कर रहे हो, अपना टाइम मेहनत कर रहे हो, टाइम लगा रहे हो, ठीक है, उसके द्वारा, अपने पसीने के द्वारा, मेहनत के द्वारा जो कमा रहे हो वो अर्न इनकम है। जबकि मेरे पास एक मकान है, मकान को मैंने किराए पे दे दिया, उससे मुझे इनकम मिल रही है, तो वो क्या है? प्रॉपर्टी इनकम। देखो यहाँ पे वापस कि भैया इकोनॉमिक एक्टिविटी की पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर इनकम जनरेटिंग। इसके लिए सेकेंड, इसका 16 पॉइंट देखो, पहला क्या है? इनकम अर्न बाय रेंडरिंग पर्सनल टाइम, फिजिकल एंड साइकिक एनर्जी, means with other words to sweat and intellect is called earned income. जबकि income earned by letting out your property is called property income. Second characteristic क्या है बिजनेस की? economic activities are productive. economic activity जो भी है वो क्या है? productive है। ठीक है, थर्ड, even consumption is an economic activity. कंजम्पशन को भी क्या माना गया है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब यहाँ पे भी एक क्वेश्चन समझना, 2 चीज़ें होती है, एक होता है कंजम्पशन और एक हमारे लिए होता है सप्लाई। कंजम्पशन रिप्रेजेंट द डिमांड साइड। कंजम्पशन को अपन क्या कह रहे हैं बेटा? डिमांड साइड ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, और प्रोडक्शन जो है उसको क्या कहा जाएगा? सप्लाई साइड ऑफ इकोनॉमी। अभी अपन बात करेंगे, आगे ये पॉइंट आएगा। देखो क्या है, even consumption is an economic activity, consumption represent the demand side of economy. ठीक है, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या दे रखा है? सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ। 16 पॉइंट अपन पढ़ चुके हैं। 17 क्या है? डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या क्या है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बेटा? लेबर, लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? लेबर, लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट पॉइंट, it is not necessary that all income may be earned in form of money only. There may be earned in kind too. इसको समझना, अपन ने ये कहा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो क्या होती है? इनकम जनरेटिंग। अब इनकम आपको हमेशा मनी के रूप में हो ऐसा जरूरी नहीं है, वो काइंड के रूप में भी हो सकती है। एग्जाम्पल लेते हैं, जो विलेजेस से हैं वो अच्छे से जानेंगे। गाँवों में अभी भी एक प्रथा है क्या कि भैया ज़मींदारी प्रथा होती है। मेरे पास ज़मीन है, मैंने क्या किया? सिजारे पे दे दी, एक पर्सन को दे दिया, उसको कहा ज़मीन मेरी है, तुम इस पे फसल उगाओ, तुम मेहनत करो, जो भी फसल होगी आधी तुम्हारी आधी मेरी। यानी वो काम कर रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मगर उसको इनकम जो मिल रही है वो पैसे के रूप में नहीं मिल रही है, जो भी फसल होगी उसका आधा मिल रहा है। तो इनकम हमेशा मनी के रूप में हो ऐसा जरूरी नहीं है। इज इट क्लियर बेटा? 19 पॉइंट, इन अदर वर्ड्स, इनकम इज जनरेटेड इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। फिल इन द ब्लैंक में क्वेश्चन आता है, डैश इज जनरेटेड इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, तो इनकम इज जनरेटेड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट 20, प्रोडक्शन essentially is the process of creating need satisfying goods and service. क्वेश्चन ये भी fill in the blank में आता है, dash is the process of creation of need satisfying, तो that is what? Production. Next, production may be done for subsistence or for market. ठीक है, प्रोडक्शन जो आप कर रहे हो वो अपने लिए भी हो सकता है, दूसरों के लिए भी हो सकता है।
ठीक है। और जब आप अभी नेक्स्ट इसी में देखो आगे क्या दे रखा है, प्रोडक्शन रिप्रेजेंट द सप्लाई साइड, अपन ने बात किया था कंजम्पशन रिप्रेजेंट डिमांड साइड एंड प्रोडक्शन रिप्रेजेंट द सप्लाई साइड। नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा, in fact every unit of demand is like a vote in favor of product and a signal to its producer। क्या कह रहा है, in fact every unit of demand is like a vote, जैसे चुनाव वगैरह में अपन वोट देते हैं, जिसको आपने वोट दिया मतलब आपने उसको अपनी पसंद दी, वैसे ही आप अपने किसी प्रोडक्ट को बाय कर रहे हो तो इसका मतलब आप उसको अपना अप्रूवल दे रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट, अनस्पेंड इनकम कंप्राइज सेविंग। सेविंग कैसे बनती है, जो भी मैंने कमाया उसमें से जो बच गया वो मेरे लिए सेविंग है। द फाइनेंशियल सेक्टर्स, ये क्वेश्चन बनता है बेटा, बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, म्यूचुअल फंड, डीलर इन स्टॉक मार्केट, रियल स्टेट आर द चैनल थ्रू विच सेविंग्स आर कन्वर्टेड इनटू इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ। तो थ्रू whom savings are converted into wealth or in investment, so that is through mutual funds, dealer in stock market, real estate, gold, etc. Is it clear? Next point, business as an economic activity। बिजनेस को अपन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों कह रहे हैं, तो यहाँ पे बिजनेस को तीन तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव, मीडियम प्रोस्पेक्टिव एंड नैरो प्रोस्पेक्टिव। ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव से बिजनेस का मीनिंग क्या है, बिजनेस में बी डिफाइंड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी कंप्राइजिंग द एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटीज रिलेटेड टू प्रोडक्शन, ट्रेडिंग, ठीक है, एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस को ब्रॉडर पॉइंट से अपन कैसे डिफाइन कर रहे हैं, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें सारी एक्टिविटीज आ रही है जो कि रिलेटेड है किससे, प्रोडक्शन से, डिस्ट्रीब्यूशन से, ट्रेडिंग से, किसके, गुड्स एंड सर्विसेज के। जबकि मीडियम टर्म से अपन क्या कह सकते हैं, बिजनेस रेफर्स टू ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्टिविटी और इंडस्ट्री, जैसे कि रिटेल बिजनेस, रियल एस्टेट बिजनेस, ठीक है। जब पर्टिकुलर बिजनेस की बात कर रहे हैं अपन, पर्टिकुलर इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो वो मीडियम प्रोस्पेक्टिव से। और नैरो प्रोस्पेक्टिव से क्या है बेटा, बिजनेस में बी डिफाइंड एज वन यूजुअल ऑक्यूपेशन, जो अपन पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं, ऑक्यूपेशन ऑफ क्रिएटिंग, ऑनिंग एंड एक्टिवली ऑपरेटिंग एन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, जैसे एक पर्टिकुलर फर्म। ये डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे बनता है बेटा कि भैया बिजनेस को डिफाइन करो ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव से, या बिजनेस का मीनिंग क्या है, मीडियम प्रोस्पेक्टिव से या नैरो प्रोस्पेक्टिव से। तो ब्रॉडर सेंस में बिजनेस के अंदर वो सारी एक्टिविटीज़ आ रही है जो कि प्रोडक्शन से, डिस्ट्रीब्यूशन से या ट्रेडिंग से रिलेटेड है, किसके, गुड्स एंड सर्विस से। जबकि पर्टिकुलर इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, भिलवाड़ा में क्या है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सारी जितनी भी फैक्ट्रीज है कलेक्टिवली इंडस्ट्री कहला रही है, वो मीडियम टर्म से। और एक पर्टिकुलर फर्म है, संगम हो गया, मॉडर्न हो गया, तो वो नैरो पर्सपेक्टिव से। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। क्योंकि अपन ने बात किया था इकोनॉमिक एक्टिविटी कितनी तरह की थी, तीन तरह की, एक बिजनेस, एक प्रोफेशन और एक एम्प्लॉयमेंट। तो वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि बिजनेस को एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन, यानी कि जो दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उनसे अलग करती है। तो पहला, जॉब क्रिएटर नॉट जॉब सीकर। सबसे बड़ी चीज़ कि बिजनेस जो है वो प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट से अंतर में क्यों है, तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि बिजनेस क्या है, जॉब क्रिएटर है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, प्रोवाइड मोमेंटम टू इकोनॉमिक ग्रोथ। किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को मेज़र करने के लिए देखा जाएगा कि बिजनेस का क्या कंट्रीब्यूशन है। यहाँ पे अब दो क्वेश्चन समझना। पहला चीज, जीडीपी, व्हाट इज द जीडीपी, फुल फॉर्म इसकी याद रखनी है आपको, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सेकेंड चीज, व्हाट इज मीनिंग ऑफ जीडीपी, सबको पता है क्या है बेटा, इट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड। एक पर्टिकुलर पीरियड में कितने गुड्स का प्रोडक्शन हुआ कंट्री में, वो कलेक्टिवली क्या कहलाएगा, जीडीपी। तो बिजनेस का रोल मेन है किसमें, जीडीपी में। जीडीपी का मतलब क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इज इट क्लियर? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, सर्विसेज प्रोड्यूस इन ए पर्टिकुलर कंट्री इन ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड। अब दो चीज़ें आती है बेटा, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक है?
तो नहीं, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट दो अलग अलग चीज़ें हैं। देखो इसी में आगे, इकोनॉमिक ग्रोथ मेयरली इंप्लाइज इंक्रीज इन जीडीपी नंबर। सिर्फ जीडीपी बढ़ गई, पहले 5 थी जीडीपी, अब 5.5 हो गई, यानी कि कंट्री की क्या हुई है, इकोनॉमिक ग्रोथ तो हुई है। यानी सिर्फ जीडीपी के नंबर बढ़ रहे हैं तो वो रिलेट कर रहे हैं किससे, इकोनॉमिक ग्रोथ से। जबकि आगे देखो क्या दे रखा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंप्लाइज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी, कैपेबिलिटी एंड इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ इट्स पीपल। ग्रोथ किससे रिलेटेड है, जब सिर्फ किस में बढ़ोतरी हो रही है बेटा, नंबर ऑफ जीडीपी। जबकि डेवलपमेंट किससे रिलेटेड है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, लोगों की लाइफ इंप्रूव हो रही है, जीवन जीने का तरीका इंप्रूव हो रहा है, तो वो क्या शो करेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ किससे रिलेटेड है, सिर्फ क्या बढ़ना बेटा, क्या बढ़ना, जीडीपी के नंबर। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होना। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो रही है, किससे रिलेटेड है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट इंटेंसिव। क्या मतलब है कि आपको बाकी की इकोनॉमिक एक्टिविटी, एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन में इतना इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा जितना आपको किस में करना पड़ेगा, बिजनेस में करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज जेस्टेशन एंड अनसर्टेनिटी। सबसे पहली चीज़ समझना, जेस्टेशन मतलब क्या होता है। जेस्टेशन का मतलब होता है कि आपने, अब इसको इस तरीके से समझ लो, फ्रूटिफाई होना, कि मैंने आज पैसा इन्वेस्ट किया, उस इन्वेस्टमेंट से मुझे रिटर्न कितने टाइम बाद आने लगेगा। मैंने एक सीड ग्रो किया, सीड को ग्रो किया, उससे पेड़ बनेगा, पेड़ के बाद मुझे उतने कितने टाइम में फ्रूट मिलेगा। यानी मैं कहता हूँ मैंने आज एक मैंगो का सीड बोया, 5 साल बाद उससे मुझे क्या मिला, मैंगो का फ्रूट। यानी जेस्टेशन पीरियड कितना हो गया, 5 ईयर्स। तो जेस्टेशन एंड अनसर्टेनिटी, कि भैया बिजनेस में जो आपको रिटर्न मिलेगा वो कब मिलेगा, ठीक है, वो डिपेंड करेगा बिजनेस टू बिजनेस। और रिटर्न की भी क्या होती है बेटा, अनसर्टेनिटी। जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा प्रॉफिट ही हो, ठीक है। आगे देखो, एक पॉइंट इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, रिस्क कैन बी कैलकुलेटेड इन एडवांस, अनसर्टेनिटी कैन नॉट। रिस्क को तो कैलकुलेट कर सकते हैं, इसीलिए अपन कराते हैं क्या, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस इज फॉर द रिस्क, ठीक है। रिस्क कैन बी कैलकुलेटेड इन एडवांस, अनसर्टेनिटी कैन नॉट। नेक्स्ट इज बिजनेस इज सिस्टमेटिक, ऑर्गेनाइज एंड एफिशिएंसी ओरिएंटेड एक्टिविटी। बिजनेस जो है वो क्या होता है, सिस्टमेटिक है, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड है, एफिशिएंसी ओरिएंटेड है। और नेक्स्ट इज व्हाट, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड या पर्पसफुल, ठीक है। आगे देखो बेटा, प्रॉफिट इज सेड टू बी द डिफाइनिंग मोटिव बिहाइंड बिजनेस। किसी भी बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है, पैसा कमाना, ठीक है। इन इकोनॉमिक्स, ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म इज सेट टू मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग फर्म का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। अब इसके बाद वाला टॉपिक समझना, क्वेश्चन बनता है एग्जाम से ना अच्छे से। प्रॉफिट अपन ने बात किया था, याद है क्या, कि जो प्रोडक्शन के फैक्टर्स हैं वो क्या क्या होते हैं, याद है ना, लैंड होता है, मनी होता है, लेबर होता है और एंटरप्रेन्योरशिप होता है, याद है ना। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि आपको बिजनेस में इनकम मिल रही है, प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट कैरेक्टराइज इनकम फ्रॉम बिजनेस जस्ट एज वेजेस एंड सैलरीज फ्रॉम द लेबर। लेबर के बदले में क्या मिलेगा, वेजेस एंड सैलरी। रेंट कैरेक्टराइज लैंड एंड इंटरेस्ट कैरेक्टराइज कैपिटल। मैंने बात किया था मनी वाला, यानी क्या हो गया, कैपिटल। तो कैपिटल के बदले, मनी के बदले क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट। लेबर के बदले उसको क्या मिल रहा है, वेजेस एंड सैलरी। लैंड के बदले में क्या मिल रही है, रेंट। तो प्रॉफिट किसको कैरेक्टराइज कर रहा है बेटा, बिजनेस को। नेक्स्ट देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, अ बिजनेसमैन, क्या बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर जो है एक ही होते हैं, तो देयर इज ए डिफरेंस। एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन्स आर, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, 3, आर एफिशिएंसी सीकर, प्रॉब्लम सॉल्वर एंड इनोवेटर। 3 इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, एफिशिएंसी सीकर, प्रॉब्लम सॉल्वर एंड इनोवेटर। 28 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगेन
सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? डिफाइन करते हुए कहते हैं फुलफिलिंग प्रेजेंट रिक्वायरमेंट, प्रेजेंट जनरेशन रिक्वायरमेंट इन सच ए वे कि भैया आज की ज़रूरतों को इस तरीके से पूरा करो कि आने वाले भी अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। तो बिजनेस का मेन मोटिव प्रॉफिट की जगह क्या होना चाहिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और इसमें 3 P आएंगे, प्रॉफिट, पीपल एंड प्लेनेट। देखो, द आइडियल कॉरस्पेंड्स टू आइडिया ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या कह रहा है? 3 चीज़ें, प्रॉफिटेबिलिटी, पीपल वेलबींग और प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, तो प्रॉफिट मेन मोटिव है, मगर बिजनेस को ध्यान देना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 3 P हैं। क्या क्या हैं? प्रॉफिट, प्रॉफिटेबिलिटी, पीपल और प्लैनेट। नेक्स्ट पॉइंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। 4 तरह के ऑब्जेक्टिव है बिजनेस के। पहला इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव किससे रिलेटेड है? सेल्स बढ़नी चाहिए, प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होना चाहिए और एफिशिएंसी बेटर होना चाहिए। दूसरा है ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव, सर्वाइवल, हेल्थ, ग्रोथ, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कैपेबिलिटी। अब इससे क्वेश्चन कैसे बनता है एग्जाम में? आ गया क्वेश्चन, सेल्स, प्रॉफिट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज विच काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस? तो इट इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। सर्वाइवल, हेल्थ, ग्रोथ represent which kind of objective? Organic objective. Third, social objective, specific responsibility towards employees, investors, customers, suppliers and competitors. ठीक है, और लास्ट क्या दे रखी है आपकी बेटा? लीगल, एथिकल एंड एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव। लीगल, एथिकल एंड एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव। इज इट क्लियर? तो ऑब्जेक्टिव बिजनेस के 4 तरह के, इकोनॉमिक, ऑर्गेनिक, सोशल, लीगल। ठीक है, 30 पॉइंट। The plurality of the object of business suggests that business must be assessed not only in terms of their economic return but also in social and ecological return. कि भैया बिजनेस के ऑब्जेक्टिव एक नहीं है, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव हैं, इसीलिए बिजनेस को असेस्ड मेजर किया जाना चाहिए, ना केवल इकोनॉमिक रिटर्न्स में बट ऑल्सो देयर सोशल एंड इकोलॉजिकल रिटर्न्स। ठीक है, अब एक चीज़ समझना, बिजनेस में आता है कि भैया प्रोफेशनल होना चाहिए। अब प्रोफेशनल का क्या मीनिंग है? देखो, प्रोफेशनलिज्म इज ऑफन एसोसिएटेड विद परफेक्शनलिज्म। प्रोफेशनल मतलब जो अपने काम को परफेक्शन से कर रहा है वो प्रोफेशनल हो गया। ठीक है, द वर्ड इज ऑल्सो यूज डेरोगेटिवली टू डिनोट दैट वन ग्रीडीली वर्क फॉर मनी। यानी एक तरह का ये कमेंट भी है, वो आदमी जो सिर्फ ध्यान देता है किस पे? पैसा कमाने पे। ठीक है, रिलेशन में नहीं समझता। ठीक है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो सिर्फ किस में कमाने में लगे हुए हैं? पैसा। लोगों पे रिलेशन पे ध्यान नहीं देते हैं, तो वो क्या हो गए हैं? प्रोफेशनल्स हैं। तो प्रोफेशनल्स किससे रिलेटेड है बेटा? डिनोट दैट ग्रीडीली वर्क फॉर द मनी, जो कहीं ना कहीं किसके लिए वर्क कर रहे हैं? सिर्फ पैसे के लिए। वो भी किससे रिलेटेड हो गया? प्रोफेशनल से। तो 31 पॉइंट क्या है? प्रोफेशनलिज्म वैसे तो रिलेटेड है परफेक्शन से, मगर जो व्यक्ति ग्रीडीली सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहा है वो भी क्या कहलाएगा? भैया ये बहुत प्रोफेशनल है। मैं एग्जांपल दे रहा था, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है सिर्फ पैसा कमाने पे ध्यान देते हैं, उनको अपने एम्प्लॉयज से, उनको अपने साथ करने वाले पर्सन से या स्टूडेंट से कोई लेना देना नहीं है, जो पैसा दे वो उनका है। तो इसका मतलब वो क्या है? पूरी तरह से प्रोफेशनल्स हैं। सिर्फ वो किस पे ध्यान देते हैं? प्रोफेशनलिज्म पे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, 32, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑनरशिप। बिजनेस ऑनरशिप के पॉइंट जो हैं, फॉर्म्स अपन ने बात किया था 2 तरह के, प्राइवेट और पब्लिक, मगर इसमें क्या है? बिजनेस ऑनरशिप के बारे में आपको कुछ पॉइंट ध्यान रखने हैं। पहला, बिजनेस ऑनरशिप इज ए बंडल ऑफ राइट। बिजनेस ऑनरशिप क्या है? बंडल ऑफ राइट। आप बिजनेस, बंडल ऑफ राइट, आपको बिजनेस का चलाने का राइट क्यों मिल रहा है? क्योंकि आपने उसमें पैसा किया है, इन्वेस्ट किया है, यानी आपने उसमें कैपिटल लगाई है, पैसा लगाया है, इसीलिए आपको राइट मिल रहा है कि उस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट होगा वो आपको मिलेगा। तो पहला फीचर क्या है फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑनरशिप का? कि बिजनेस ऑनरशिप इज ए बंडल ऑफ राइट। बिजनेस ऑनरशिप अकर बाय इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल। आपको बिजनेस ऑनरशिप क्यों मिल रही है? क्योंकि आपने उसमें पैसा लगाया है। बिजनेस में बी ऑन सिंगली और जॉइंटली, और बिजनेस में बी ऑर्गेनाइज एज ए प्रोप्राइटरी और ए कॉर्पोरेट कंसर्न। तो ऑनरशिप के बेस पे 3 यहाँ पे ऑनरशिप अपन जब बात करेंगे, 3 इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। पहला, बिजनेस ऑनरशिप इज ए बंडल ऑफ राइट, और आपको बिजनेस में ऑनरशिप किस वजह से मिल रही है? कैपिटल की वजह से। सेकंड, बिजनेस में बी ऑन सिंगली और जॉइंटली।
बिजनेस में बी ऑर्गेनाइज एज ए प्रोप्राइटरी और ए कॉर्पोरेट कंसर्न। ठीक है, प्राइवेट बिजनेस के 5 फॉर्म है, सबको पता है, सोल प्रोप्राइटरशिप, HUF, पार्टनरशिप, LLP और कंपनी। सोल प्रोप्राइटरशिप, अब इन 5 फॉर्म के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे बेटा अपन। सोल प्रोप्राइटरशिप सबने पढ़ा हुआ है जो कॉमर्स बैकग्राउंड से, 2 वर्ड से मिलके बना है। सोल मीन्स ओनली, प्रोप्राइटर मतलब ऑनर। अ सिंगल ऑनर ऑफ ए बिजनेस इज ए सोल प्रोप्राइटरशिप। जब एक जना अकेला बिजनेस चला रहा है तो वो सोल प्रोप्राइटर है, यानी कि वो अकेला जना बिजनेस के लिए सारी कैपिटल लेकर आएगा, वो अकेला जना बिजनेस को मैनेज करेगा, बिजनेस से रिलेटेड सारे डिसीजन लेगा और बिजनेस का जो भी प्रॉफिट है वो भी उसका अकेले का होगा और उसकी जो लायबिलिटी है वो क्या होगी, अनलिमिटेड होगी। लायबिलिटी का मतलब ऑब्लिगेशन टू पे बिजनेस डेट, जो बिजनेस का डेब्ट है, उधार है, उसको चुकाने की आपकी जिम्मेदारी क्या कहलाती है, लायबिलिटी कहलाती है। ठीक है, तो लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। देखो यहाँ पे पहला क्या दे रखा है बेटा, सोल प्रोप्राइटरशिप कैन बी रिगार्डेड एज इजीएस्ट एंड अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस एज ए ह्यूमन ऑक्यूपेशन। तो सबसे आसान और सबसे पुराना तरीका ह्यूमन ऑक्यूपेशन का क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप। सेकंड क्वेश्चन बनता है बेटा, ये भी लाइन अच्छे से याद रखना, सोल एंटरप्रेन्योर इज रिगार्डेड एज ए इकोनॉमिक हीरो और 1 पर्सन बैंड। तो किसको 1 पर्सन बैंड या इकोनॉमिक हीरो कहेंगे, सोल प्रोप्राइटर को। तो सोल प्रोप्राइटर के लिए अदर नेम क्या हो गए, इकोनॉमिक हीरो और 1 पर्सन बैंड। नेक्स्ट, सोल प्रोप्राइटरशिप enjoy people trust and provide personalized service. Together this comprise the unorganized और informal sector of economy. जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो तो क्या हो गई, ऑर्गेनाइज सेक्टर, फॉर्मल सेक्टर, जबकि सोल प्रोप्राइटरशिप हमारे आसपास किराने की दुकान वाला है, ठीक है, जो मांगो वो लाके देता है, जो उसके पास है, प्रेस वाला है, आयरन करके देता है, जिस कपड़े पे जैसी दो वैसे, यानी पर्सनलाइज सर्विस दे रहे हैं, तो वो क्या है, सोल प्रोप्राइटर। तो सोल प्रोप्राइटरशिप enjoys people trust and provide personalized service. Together this comprise the unorganized or informal sector of the economy. ठीक है, next point, fate of sole enterprise is linked with personal well-being of owner. किसी भी सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की जो भविष्य है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, उस एंटरप्रेन्योर के भविष्य के साथ। उसके पास पैसा है तो बिजनेस ग्रो करेगा, वो मर गया तो बिजनेस बंद हो जाएगा। नेक्स्ट, a will or testament is a legal document by which, will और डॉक्यूमेंट क्या है, तो will जो है या टेस्टामेंट वो लीगल डॉक्यूमेंट है जिसके द्वारा एक पर्सन अपनी चीजें दूसरों को देता है। देखो क्या दे रखा है, a will or testament is a legal document by which a person या टेस्टर express their wishes how their property is to be distributed at his death। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि उस डॉक्यूमेंट का नाम बताओ जिसके थ्रू एक पर्सन ये डिसाइड करता है कि उसकी डेथ के बाद कैसे उसकी प्रॉपर्टी को बांटा जाएगा, तो विल या टेस्टामेंट। नेक्स्ट पॉइंट देखो, फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप के क्या फीचर हैं, पहला, ऑटोनॉमी ऑफ बीइंग ऑन वंस ऑन बॉस, आप खुद के मालिक हो, आपका कोई मालिक नहीं है, मतलब जैसा चाहो जब चाहो जो वर्क कर सकते हो। सेकंड, विजिबिलिटी ऑफ ऑनर एंड पर्सनलाइज सर्विस। ठीक है। थर्ड, सोल प्रोवाइडर ऑफ कैपिटल। ठीक है, अकेला जना पैसा लेके आ रहा है, इसीलिए प्रॉफिट भी उसका अकेले का होगा। नेक्स्ट, सोल बियरर ऑफ रिस्क, अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाला पॉइंट कि रिस्क भी उसकी अपनी होगी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। नेक्स्ट, फेट एज गोइंग कंसर्न, सक्सेशन ऑफ ऑनरशिप। अब यहां पे समझना बेटा, ये जो मैंने टोटल आपको बताए हैं 7 पॉइंट, अब यहाँ पे आप जब अपना बुक देखोगे, मॉड्यूल देखोगे, तो वहां पे फीचर्स को डिवाइड किया गया 2 पार्ट में, मेरिट्स और लिमिटेशन, कि भैया कौन सा फीचर मेरिट है, कौन सा लिमिटेशन है। तो पहला फीचर, ऑटोनॉमी ऑफ वन ओन बॉस, दैट इज मेरिट। सेकंड, विजिबिलिटी ऑफ ऑनर एंड पर्सनलाइज सर्विस, दैट इज अगेन मेरिट। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा। तो इस तरीके से इसको मेरिट और लिमिटेशन में आपको फीचर्स ध्यान रखने हैं 7। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, सेकंड आपके लिए फॉर्म ऑफ ऑनरशिप HUF से रिलेटेड। पहली चीज, HUF इज ए फॉर्म विच इज फाउंड ओनली इन इंडिया। तो विच फॉर्म ऑफ बिजनेस इज ओनली फाउंड इन इंडिया, दैट इज HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली।
ये एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस है जो सिर्फ इंडिया में पाया जाता है, उसके अलावा कहीं नहीं मिलेगा। HUF जो है उसमें एक ही परिवार, एक ही फैमिली के मेंबर्स पार्ट ले सकते हैं। और ये ध्यान रखना कि HUF में मेंबर कितने होंगे, तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 जनरेशन, यानी कि ग्रैंडफादर, फादर एंड सन। नंबर नहीं है कि 5 होंगे 10 होंगे, 3 जनरेशन तक एक HUF का पार्ट हो सकती है। HUF ऐसा फॉर्म है जो सिर्फ इंडिया में मिलता है। HUF का पार्ट कौन सिर्फ हो सकते हैं, एक फैमिली के मेंबर्स। HUF में मिनिमम कितने मेंबर होंगे, 2, मैक्सिमम कितनी होगी, 3 सक्सेसिव जनरेशन। HUF में कौन बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन लेता है, हेड ऑफ फैमिली। कौन डिसीजन लेगा सारे बेटा, हेड ऑफ फैमिली, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, कर्ता। और बाकी के जो मेंबर्स हैं वो क्या कहलाएंगे, को पार्टनर्स। ठीक है, तो HUF में जो हेड ऑफ द फैमिली है वो क्या कहलाएगा, कर्ता, और बाकी के सारे मेंबर्स क्या कहलाएंगे बेटा, को पार्टनर्स। और हेड ऑफ द फैमिली कर्ता, क्योंकि सारे बिजनेस के डिसीजन लेगा इसलिए उसकी लायबिलिटी तो होती है अनलिमिटेड, और बाकी मेंबर्स की लायबिलिटी होती है लिमिटेड। ये तो बेसिक चीजें हैं। और HUF इज गवर्न्ड बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, और इसी के लिए वर्ड यूज आता है हिंदू लॉ। 5-6 चीजें हैं। HUF ऐसा फॉर्म है जो सिर्फ इंडिया में मिलता है, एक ही फैमिली के मेंबर हो सकते हैं, मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 जनरेशन तक। कौन, ग्रैंडफादर, फादर और सन। HUF को डिसीजन कौन लेगा, हेड ऑफ द फैमिली, क्या कहलाता है वो, कर्ता। बाकी सारे मेंबर्स को पार्टनर्स। हेड की लायबिलिटी अनलिमिटेड, बाकी सबकी लिमिटेड। किससे गवर्न होता है, हिंदू सक्सेशन एक्ट या हिंदू लॉ। देखो क्या है, HUF कैन नॉट बी फॉर्म बाय ग्रुप ऑफ पीपल हु डो नॉट कंस्टिट्यूट ए फैमिली। एक फैमिली के अलावा कोई और इसका मेंबर नहीं हो सकता। सेकेंड, सॉरी, HUF कैन नॉट अर्न इनकम फ्रॉम सैलरी। आगे देखो, अच्छा इसमें एक मेन पॉइंट ध्यान रखना बेटा, HUF में मतलब हिंदू तो है, कौन कौन इस फॉर्म में बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, तो ध्यान रखना नेक्स्ट 42 वाला पॉइंट, 3 successive generation of an undivided family are known as HUF. Secondly, the word Hindu is conspicuous. The definition of HUF include, HUF में कौन कौन शामिल है, Buddhist, Jain and Sikh also. Hindu include what, Buddhist, Jain, Sikh also. Is it clear? Buddhist, Jain और Sikh families जो हैं उनको भी अपन इंक्लूड कर रहे हैं किसकी डेफिनेशन में बेटा, HUF की डेफिनेशन में। ठीक है, उसके बाद देखो बेटा, thirdly for purpose of understanding HUF features of business entity, another important relevant law is Hindu Succession Act 1956. Is it clear? So where were we? हम लोग बात कर रहे थे पॉइंट नंबर 42। तो 3 सक्सेसिव जनरेशन इसकी पार्ट हो सकती है। HUF में कौन कौन शामिल हो रहा है, बुद्धिस्ट, जैन और सिख फैमिली। और HUF के लिए एक्ट कौन सा है, हिंदू सक्सेशन एक्ट। फीचर्स ऑफ HUF, पहला, HUF इज फॉर्म्ड ड्यू टू द बर्थ इन ए पर्टिकुलर फैमिली। कोई भी पर्सन HUF का मेंबर कैसे बनेगा, उसका उस परिवार में बर्थ हुआ और वो उसका मेंबर बन जाएगा। ये इसकी लिमिटेशन गिवन है, कारण कि कोई दूसरा जना इसका पार्ट नहीं हो सकता। सेकंड, फैमिली पूल ऑफ रिसोर्सेज, मेरिट है, क्योंकि दोनों तरीके से कह सकते हैं, मेरिट एंड लिमिटेशन। मेरिट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप के मुकाबले ज़्यादा पैसा हो जाएगा। ठीक है। थर्ड, द फैमिली मेंबर्स आर ऑटोमेटिक को ओनर। मैंने बताया था जो मेंबर्स हैं वो क्या कहलाते हैं, को पार्टनर्स। देखो, कॉल्ड को पार्टनर्स बाय बर्थ। ठीक है। नेक्स्ट, डिसीजन मेकिंग इज क्विक। क्यों है क्विक, क्योंकि इट इज टेकन ओनली बाय हेड ऑफ फैमिली नोन एज कर्ता। नेक्स्ट, अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता और फेट एज गोइंग कंसर्न। ये लिमिटेशन गिवन है, क्यों, क्योंकि जैसे ही 3 जनरेशन हो जाएगी, कई बिजनेस ऐसे होते हैं जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, तो जैसे ही 3rd जनरेशन हुई उसका क्या करना पड़ेगा, ब्रेकअप करना पड़ेगा। तो HUF के फीचर्स में पहला लिमिटेशन है, फैमिली पूल ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, लिमिटेशन भी हो गया। थर्ड, फैमिली मेंबर्स आर ऑटोमेटिकली को ओनर्स। बिजनेस मेकिंग क्विक है, मेरिट है, अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता। ये मेरिट और लिमिटेशन कैसे है, अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता है, ये
डीमेरिट या लिमिटेशन है, मगर बाकी सारे मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है, ये मेरिट है। नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा, पार्टनरशिप। थर्ड फॉर्म ऑफ ओनरशिप इज पार्टनरशिप। क्या होता है पार्टनरशिप? तो पार्टनरशिप क्या है? एक तरह का एग्रीमेंट है, किसके बीच में? 2 और मोर पर्सन। किस चीज का? टू शेयर। क्या शेयर करना है बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस। किसका? बिजनेस का। कौन चलाएगा? कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। और ये जो है इसी को अपन म्यूचुअल एजेंसी कहते हैं। पार्टनरशिप क्या है? एक तरह का एग्रीमेंट है 2 या उससे ज्यादा जनों के बीच में। किस चीज का? शेयर करने के लिए। किसको? प्रॉफिट एंड लॉस। किसके? बिजनेस को। और कौन चलाएगा? या तो सब या सबकी तरफ से कोई और। इसी को क्या कहते हैं? म्यूचुअल एजेंसी। कि सारे पार्टनर एक दूसरे के क्या होते हैं? एजेंट और प्रिंसिपल। क्योंकि एक भी पार्टनर अगर कोई काम करेगा तो उसके लिए जिम्मेदार सब है। पहला देखो, पार्टनरशिप इंप्लाइज कॉन्ट्रैक्चुअल को ओनरशिप ऑफ बिजनेस। क्वेश्चन बनता है ये कि विच इंप्लाइज कॉन्ट्रैक्चुअल को ओनरशिप। वो कौन सा फॉर्म है जिसको अपन क्या कहेंगे? कॉन्ट्रैक्चुअल को ओनरशिप ऑफ बिजनेस। HUF भी को ओनरशिप है, मगर वो क्यों है? क्योंकि आप एक परिवार में जन्मे हो। और पार्टनरशिप क्यों है? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्चुअल, आप एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आपस में बंधे हो। सेकेंड, द कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट। जो पार्टनरशिप के लिए एग्रीमेंट है वो ऑरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है, बट फ्यूचर डिस्प्यूट से बचने के लिए आप उसको रिटर्न में रखते हो। और जो एग्रीमेंट रिटर्न में है उसी को अपन क्या कहते हैं बेटा? पार्टनरशिप डीड। और इसी को कहा जाता है हमारे लिए क्या? एसेंस ऑफ पार्टनरशिप। क्योंकि पार्टनरशिप डीड में ही सारी क्या लिखी होगी? टर्म्स एंड कंडीशन। देखो क्या, द कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल इन लॉ कॉल्ड डीड। इट इज द एसेंस ऑफ पार्टनरशिप। इट मे बी वर्बल और रिटर्न। आगे पार्टनरशिप के फीचर्स, पहला एग्रीमेंट है, ठीक है। मेरिट है क्योंकि कोई भी पार्ट कर सकता है, एक फैमिली का होना जरूरी नहीं है। सेकंड, 2 और मोर पर्सन्स, ठीक है। पहले कितने होते थे? मैक्सिमम 10 और 20 बैंकिंग के केस में, और वो, बट अभी ये लिमिट कितनी हो गई? 50। प्रॉफिट शेयरिंग, ठीक है। नेक्स्ट, बिजनेस ऑब्जेक्ट इज क्वाइट वाइड। ये समझना बेटा कि बिजनेस जो है वो हमेशा किसके लिए किया जाएगा? इकोनॉमिक पर्पस के लिए होगा तो ही वो पार्टनरशिप कहलाएगा। अगर आप चैरिटी वगैरह के लिए जॉइन हैंड कर रहे हो तो वो पार्टनरशिप नहीं है। देखो क्या है, अ पार्टनरशिप कैन नॉट बी फॉर्म फॉर नॉन बिजनेस पर्पस। हाउएवर बिजनेस इंक्लूड एवरी ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन। 2 चार्टेड अकाउंटेंट मिलकर ऑफिस खोल रहे हैं तो वो भी पार्टनरशिप है, बट 2 चैरिटी में ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं पर्सन, तो वो पार्टनरशिप नहीं है। तो पार्टनरशिप किसके लिए होगा? सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए। नेक्स्ट इज म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी ध्यान देना, एवरी पार्टनर इज एन एजेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ ईच अदर। एक फॉर्म है जिसमें मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी तीनों वर्क करते हैं। ए ने कोई वर्क किया तो ए के वर्क के लिए बी और सी भी रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। ए पार्टनर कैन बाउंड ऑल अदर पार्टनर्स बाय हिज वर्क। यानी यहाँ पे ए तो हो गया एजेंट और बी और सी क्या हो गए? प्रिंसिपल। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी। नेक्स्ट, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट, गोइंग कंसर्न। नेक्स्ट, सक्सेशन ऑफ ऑनरशिप। आगे नेक्स्ट पॉइंट आपको जो दे रखा है, 4th फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप, दैट इज LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। LLP क्या होता है बेटा? थोड़ा बहुत आपने 11th में पढ़ा है इसके बारे में। पार्टनरशिप में लाइबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। बट LLP मतलब ऐसी फॉर्म ऑफ बिजनेस जहां पे कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो होगी कंपनी की और कुछ होगी पार्टनरशिप की। इसीलिए आप पढ़ोगे LLP को कहा जाता है हाइब्रिड फॉर्म ऑफ बिजनेस। देखो इसमें क्या है, LLP फॉर्म ऑफ बिजनेस इज द वन वेयर द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज लिमिटेड। It is mandatory या compulsory to get it registered or incorporated under LLP Act 2009, ठीक है। नेक्स्ट देखो, Ministry of Corporate Affairs, the apex body of regulation of company। क्वेश्चन बनता है, which is the apex authority to regulate the company? Ministry of Corporate Affairs। तो Ministry of Corporate Affairs, the apex body of regulation of company, also oversees the governance of LLP। Next point, LLP is a hybrid form of business। मैंने अभी बताया था कि हाइब्रिड है क्योंकि इसमें दोनों के फीचर्स हैं। LLP is a hybrid form
इट कंटेन द फीचर ऑफ बोथ कॉर्पोरेट फॉर्म एज वेल एज प्रोप्राइटरी फॉर्म ऑफ बिजनेस, ठीक है। LLP के फीचर्स, पहला लिमिटेड लाइबिलिटी, सेकंड इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी, थर्ड इट्स ए लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर, यानी इसकी आइडेंटिटी, प्रॉपर्टी, एग्रीमेंट सब अलग होंगे इसके मेंबर्स से, मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम नो लिमिट है, ROC इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिंग अथॉरिटी, ठीक है। अगर मैं बात करूं बेटा एक नॉर्मल पार्टनरशिप और LLP के बीच में डिफरेंस की, इन्हीं पॉइंट को अगर लें तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में क्या होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, LLP में लिमिटेड लाइबिलिटी। सेकंड, इनकॉर्पोरेशन, पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन कराना क्या होता है, ऑप्शनल, आप चाहो तो रजिस्ट्रेशन कराओ, मगर LLP का रजिस्ट्रेशन क्या होता है, कंपल्सरी। थर्ड, लीगल एंटिटी सेपरेट आइडेंटिटी, तो पार्टनरशिप में सेपरेट आइडेंटिटी नहीं होती है, नो सेपरेट आइडेंटिटी, इसीलिए लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड। यहाँ पे क्या है, सेपरेट आइडेंटिटी है, ठीक है। नेक्स्ट, मिनिमम 2 मैक्सिमम नो लिमिट, पार्टनरशिप में मिनिमम 2 मैक्सिमम कितने दे रखे हैं अभी भी 10 एंड 20, बट है कितने एक्चुअली 50 तक, और यहाँ पे मिनिमम तो 2 है, मैक्सिमम नो लिमिट। नेक्स्ट पॉइंट, ROC, पार्टनरशिप को कौन देखता है बेटा, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, और यहाँ पे ROC रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। नेक्स्ट, स्टैच्यूटरी कंप्लाइंस, LLP के लिए स्टैच्यूटरी कंप्लाइंस बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन मानने पड़ेंगे, जबकि पार्टनरशिप के लिए इतने नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है। लास्ट पॉइंट, LLP में जो पार्टनर है वो सिर्फ फर्म का एजेंट होगा, फर्म का एजेंट होगा, ये समझना, फर्म का एजेंट होगा, जबकि नॉर्मल पार्टनरशिप में वो बाकी सारे पार्टनर्स का एजेंट होता है। मतलब मैंने बताया था, मिस्टर ए ने वर्क किया, मिस्टर बी, मिस्टर सी, ये 2 पर्सन भी लायबल हैं, यानी कि ये कौन सी की बात कर रहे हैं अपन, पार्टनरशिप की। मैं कहता हूं इनकी फर्म का नाम था ABC ना, तो LLP के केस में मिस्टर ए के वर्क के लिए ये दोनों पर्सनल लायबल नहीं है, मगर फर्म लायबल होगी, ठीक है। तो LLP में पर्सन एजेंट होगा सिर्फ किसका, फर्म्स का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, कंपनी, ठीक है। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस इज द फ्लैग बियरर ऑफ कॉर्पोरेट बिजनेस, यानी कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस का एक अकेला उदाहरण कौन है, कंपनी, ठीक है। द वर्ड कंपनी लिटरली इंप्लाइज एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, 2 और मोर पर्सन होने चाहिए, बट कंपनीज एक्ट 2003 के थ्रू किसको इनकॉर्पोरेट किया गया, OPC यानी 1 पर्सन कंपनी, यानी एक अकेला जना भी कंपनी बना सकता है। OPC हैज बीन द रिसेंटली इंट्रोड्यूस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आगे समझना क्वेश्चन आता है बेटा, डॉर्मेंट कंपनी, आपने पार्टनरशिप में पढ़ा है टाइप्स ऑफ पार्टनर में, डॉर्मेंट या स्लीपिंग पार्टनर, ठीक है। यहाँ पे देखो डॉर्मेंट कंपनी क्या है, डॉर्मेंट कंपनी में बी क्रिएटेड फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट, तो वो कौन सी कंपनी है जिसको फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बना सकते हैं, डॉर्मेंट कंपनी। और होल्ड एंड एसेट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हैज़ नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, ऐसा बिजनेस जिसमें अभी कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है बट फ्यूचर में काम करोगे, वो डॉर्मेंट कंपनी हो गया। नेक्स्ट, इलैबोरेटेड सिस्टम ऑफ कॉर्पोरेट फंक्शनिंग एंड रेगुलेशन ऑफ कैपिटल मार्केट हैज़ टू बी इन प्लेस। देखो कॉर्पोरेट फंक्शनिंग के लिए कौन जिम्मेदार है, देखो आगे इस पूरे पॉइंट को, सिस्टम ऑफ कॉर्पोरेट फंक्शनिंग एंड रेगुलेशन ऑफ कैपिटल मार्केट, तो बिजनेस कॉर्पोरेट फंक्शनिंग को कौन देखेगा, कंपनीज एक्ट, जबकि कैपिटल मार्केट को कौन रेगुलेट करेगा, सेबीज एक्ट 1992। वापस समझना 55 पॉइंट, इलैबोरेट सिस्टम ऑफ कॉर्पोरेट फंक्शनिंग एंड रेगुलेशन ऑफ कैपिटल मार्केट हैज टू बी इन प्लेस, कंपनीज एक्ट फोकस ऑन फॉर्मर, मतलब कॉर्पोरेट फंक्शनिंग को कौन देख रहा है, कंपनीज एक्ट, जबकि कैपिटल मार्केट को कौन रेगुलेट करेगा, सेबी। नेक्स्ट पॉइंट, कंपनी को रजिस्ट्रेशन करते वक्त 2 डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं, एक होता है MOA और एक होता है AOA। चार्टर ऑफ कंपनीज किसको कहते हैं, MOA को, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इट इज प्रिपेयर्ड फॉर आउटसाइडर, एंड AOA इट इज प्रिपेयर्ड फॉर इंटरनल मैनेजमेंट। देखो अ कंपनी हैज टू फाइल MOA एंड AOA, MOA spell out the objective of the company, तो which document spell out the objective of company, MOA। next, AOA focus on internal regulation, ठीक है, AOA किस पे फोकस कर रहा है, इंटरनल रेगुलेशन पे। इसी के आगे वाली लाइन,
कंपनी सॉलिसिट कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। कंपनी जो है वो लोगों से पैसा ले सकती है, पब्लिक से पैसा ले सकती है, और पब्लिक से पैसा लेने के लिए जो डॉक्यूमेंट वो इशू करती है उसको अपन क्या कहते हैं बेटा? प्रोस्पेक्टस। ठीक है, तो कंपनी सॉलिसिट कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। नेक्स्ट, सेबी oversees the subsequent trading of company shares and contract of listing. ठीक है, listing agreement among other things also enjoins upon the company to carry on business in an ethical, transparent and accountable manner. Next point, एक पब्लिकली कंपनी दो तरह की होती है, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। तो पब्लिक कंपनी के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन ज़्यादा है, वही पॉइंट है। पब्लिकली ट्रेडेड या लिस्टेड कंपनी, और ये ध्यान रखना बेटा, जो भी पब्लिक कंपनी है उसका लिस्टेड होना जरूरी है। अगर उसने क्या इशू किए हुए, अपने शेयर्स इशू किए हुए हैं, किसको? पब्लिक को। देखो क्या है, पब्लिकली ट्रेडेड लिस्टेड कंपनी हैव टू मीट द क्राइटेरिया ऑफ बोथ कंपनीज एक्ट एंड सेबी। ठीक है, प्रोस्पेक्टस कंटेन द ट्रू एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन, जो किसको? पब्लिक को इनेबल कर रही है कि वो जजमेंट ले सकें कि उनको कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। लास्ट पॉइंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी? तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर कितने हैं? 2, पब्लिक में 7, मैक्सिमम प्राइवेट में 200, पब्लिक में अनलिमिटेड। अगर मैं चाहूँ कितने हैं बताओ, तो कितने बता सकते हैं? जितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं। थर्ड, प्राइवेट कंपनी में शेयर्स ट्रांसफर नहीं हो सकते हैं, जबकि पब्लिक कंपनी में फ्रीली ट्रांसफरेबल है। प्राइवेट कंपनी में नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 2 हैं, पब्लिक में 3 हैं। और ठीक है, प्राइवेट कंपनीज को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कमेटी, CSR कमेटी, शेयर होल्डर कमेटी, ये बनाने की जरूरत नहीं है, जबकि पब्लिक कंपनी को ये सारी कमेटी बनाना कंपल्सरी है। तो इट इज इन टेबल। दिस इज द कंप्लीट चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर ऑफ BCK। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। जस्ट गो थ्रू दिस 60 पॉइंट्स। इस चैप्टर में 99% जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो इन 60 पॉइंट से बनेंगे, इसके अलावा नहीं बनेंगे। प्लीज गो थ्रू दिस पॉइंट्स, दिस विल क्लियर योर कंप्लीट चैप्टर। आपको इन पॉइंट्स के बाद चैप्टर्स को भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब इट। ठीक है, एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द अनदर चैप्टर। थैंक यू एवरीबॉडी।